हाँ भाई स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक जो अपना रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा वर्क पावर एनर्जी, WPE जिसे अपन कहते हैं। और ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहता है। न्यूमेरिकल्स इसके जो भी हैं अपन आसानी से फील के साथ उन्हें कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनएलएम। ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अपन इमेजिन कर करके पिक्चर देख सकते हैं, ब्लॉक की, पुली की अपन इमेजिन कर सकते हैं, इसमें भी कर पाएंगे। ठीक है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, 1 से 2 सवाल ऑलमोस्ट हर साल इस पे आते हैं, पर उससे ज्यादा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले वाले टॉपिक्स को तो कनेक्ट करेगा ही और आगे वाले मैकेनिक्स के टॉपिक में भी काम आएगा और बड़े बड़े सवालों को आसानी से करने में हेल्प करेगा। कुछ थ्योरम्स इसमें अपन देखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चैप्टर को हम 3 पार्ट में बाइफिकेट करेंगे, 3 पार्ट में तोड़ेंगे, 3 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, वर्क, फिर एनर्जी, फिर पावर। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को सबसे पहला वर्क से। किससे? वर्क से। आपने जो एनएलएम और काइनेमेटिक्स में कुछ टर्म्स पढ़ी होगी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं और जो फिजिक्स में देखते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। पर वर्क की अपन बात करें, वर्क एक ऐसा आप टर्म है जो कि डे टू डे लाइफ में और फिजिक्स में बहुत ही डिफरेंट होता है। आपसे कह दे मम्मी कि भाई दिवाली की सफाई करनी है घर की, प्राण निकलने वाले हैं। ठीक है, आपसे कह दे कि अपनी जगह पे बैठ के 10 to 12 आवर्स स्टडी करना है, आपके लिए इससे भयंकर वर्क कुछ हो नहीं सकता। पर अगर आप एक जगह पे बैठ के वर्क करे जा रहे हैं तो फिजिक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय यू विल बी 0। इसका मतलब ये डिफरेंट है, तो हमको इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं व्हाट इज वर्क डन। व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स उसको डिस्प्लेस करती है, डिस्प्लेसेस इट के ब्रैकेट में आपको स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप किसी पॉइंट पे धक्का दे रहे हो, किसी पॉइंट पे धक्का दे रहे हो, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दिस विल बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस पे आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स इधर लगाया, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ? आगे। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ? आगे। तो इस फोर्स के कारण वर्क हुआ। क्या हुआ? वर्क। ठीक है, ये तो भैया अपनी प्योर फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। और अपन मैथमेटिकल फॉर्म में बोले, वर्क डन बाय अ फोर्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट, किसका डिस्प्लेसमेंट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। उसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसे अपन क्या कहेंगे? वर्क। और डॉट प्रोडक्ट से हमें क्लिक करा, क्या करा? क्लिक, कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। जाके आज बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर का रिवीजन बहुत जरूरी है, चैप्टर में काफी काम आएगा। वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूले को आप एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हां, कहीं कहीं पे आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है एफ डॉट एस। यहां पे एस डिस्प्लेसमेंट है, एफ एस कॉस थीटा। डी या एस अपन दोनों को क्या मान के चल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। वर्क को आगे बढ़ाने के लिए हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। पहला, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। दूसरा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के कारण क्या वर्क डन होगा और वेरिएबल फोर्स के कारण क्या वर्क डन होगा, इसको अपन देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से
किसी ब्लॉक ऑफ मास m पे किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे एक फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? फोर्स। अब इस फोर्स के कारण इस ब्लॉक का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ d। फोर्स के कौन से कंपोनेंट ने इसका डिस्प्लेसमेंट करा? हम एक काम करते हैं ना, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। जहां एंगल होगा थीटा, उस डायरेक्शन में कितना होगा? f cos थीटा, और उसके अपोजिट में कितना होगा? f sin थीटा। कितना होगा? f sin थीटा। इसका कौन सा कंपोनेंट इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? f cos थीटा वाला। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? f cos थीटा किसके डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, इंटू d। तो हम f cos थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं? d। क्या लिख सकते हैं? d। What is f cos theta? f cos theta is component of the force along displacement. Component of the force along displacement. भाई आप component of force along d, that is displacement, उसको displacement से आप multiply कर दें या force और displacement का dot product कर दें, ठीक है? f cos theta जनरली अपन कंफर्टेबल रहता है कि फोर्स का ही कंपोनेंट लेने में, तो डिस्प्लेसमेंट का भी आप कंपोनेंट ले सकते हो, पर ज्यादा बेटर रहेगा आप फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या फिर एफ डी कॉस थीटा वो भी आप अप्लाई करें। ये कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन है। फिजिक्स में हमको यूनिट्स पे भी अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि किन किन यूनिट्स को अपन देखते रहेंगे, ठीक है? और जो भी नई टर्म पढ़े यूनिट्स बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए, एसआई और सीजीएस, कम से कम ये दो। यहां पे एसआई यूनिट है जूल। क्या है? जूल। कैसे? फोर्स है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, और सिंप्लीफाई करें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप कहते हैं जूल। क्या कहते हैं? जूल। ये तो एसआई है। ऐसे ही आपको सीजीएस भी याद रखनी पड़ेगी। सीजीएस फोर्स की थी डायन, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट की थी सेंटीमीटर, और इसकी होती है अर्ग। क्या होती है? अर्ग। जूल अर्ग, जूल अर्ग। इसके साथ साथ आपको इसके कन्वर्जन भी याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? कन्वर्जन। कन्वर्जन में आप जब याद रखेंगे तो एक चीज देखना कि कन्वर्जन आप एग्जैक्टली याद रखना, जैसे जैसे लिखे हुए हैं सारे के सारे। जैसे स्टार्ट करें, यहां पे सबसे पहले जूल और अर्ग में दे रखा है 1 जूल में कितने हैं? 10 to the power 7 अर्ग। कितने हैं? 10 to the power 7 अर्ग। और आप उल्टा देखें 1 अर्ग में कितने हैं? 10 to the power -7 जूल। एक ही याद रखें, फर्स्ट वाला। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 to the power -19। ये 12th में थोड़ा काम आएगा आपके, 11th में रेयर काम आएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन 1.6 10 to the power -13 जूल। हाँ, इस चैप्टर में ये किलोवाट वाला याद रख सकते हैं आप, ये किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर इज 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। ये आपको यूनिट याद रखना है। डायमेंशन के लिए फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का डॉट कर दे। फोर्स क्या होता है? mlt-2। डिस्प्लेसमेंट होता है l, l की पावर 1, l की पावर 1। यहां पे भी पावर 1 है, यहां पे भी पावर 1 है। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 ml2t-2। ये वर्क की डेफिनेशन और ऐसा यूनिट सिंपल सिंपल से लेके अपन अब डिफिकल्ट सवालों तक आगे बढ़ते हैं, बेसिक सवालों से स्टार्ट करते हुए, ठीक है? ध्यान से देखना, याद रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट करना है। क्या करना है? डॉट। मतलब कॉस थीटा सारे याद होने चाहिए। आपको एक फोर्स दे रखी है, डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम इतना टू इतना, ए टू बी, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। कोई भी न्यूमेरिकल आए, स्क्रीन को पॉज करें, फटाक से सॉल्व करें, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। चलो भाई देखते हैं पहला सवाल, इसको अपन सॉल्व करते हैं। आसान है। फोर्स लिखा सबसे पहले, ठीक है? फोर्स के पहले अपन डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। फाइनल कितना है? ये। इनिशियल कितना है? ये। पूरा पूरा लिख देते हैं, ठीक है? 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। इसमें से माइनस कर दो आप इनिशियल वाले को। इनिशियल कितना है? 035, 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है? आप इनिशियल फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें। 4 में से 0 गया, 4i, 4 में से 3 गया,
जे, 2 में से 5 गया 5, तो ये प्लस ना आके क्या आएगा यहां पे -3k कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स कितना है भैया? फोर्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला काफी मेहनत से 4i कैप प्लस j कैप -3k कैप, और ये के इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है F.D। ये पहला पैटर्न आ गया जहां पे हमको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं। डॉट में आई का आई से करें, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, जे का जे से प्लस माइनस माइनस, जे का जे से 3, के का के से करें प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 3 कितना हो गया 15, माइनस का 15 प्लस का 8, तो ये आ गया आपका वर्क डन -7 जूल। पहला वर्क डन आ चुका है आपका कितना -7 जूल। ठीक है, अब इसको आप ध्यान रखें कंसेप्ट को, और अगले सवाल पे आप अप्लाई करने की कोशिश करें। ये काफी आसान था जो अपन ने करा, आसानी से आप कर सकते हैं। अगले पे ट्राई करें। हो सकता है सवाल में एक से ज्यादा फोर्सेस दे रखे हो, जैसे यहां पे दे रखा है F1, F2 और F3, और लिखा हुआ है ये न्यूटन में है, और डिस्प्लेस कर रहे हैं पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। पहले ए से बी, फिर बी से सी। ठीक है, फाइंड टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस। हमको सारी फोर्सेस के कारण क्या निकालना है? वर्क। क्या निकालना है? वर्क। तो सबसे पहले आप एक काम करें, टोटल फोर्स निकालें। क्या निकालें? टोटल फोर्स। तो हमने एफ नेट निकालना चाहा। आप बोलेंगे एफ नेट कैसे निकालेंगे? भाई आसान है, पहली फोर्स को दूसरी फोर्स के साथ और तीसरी फोर्स के साथ वेक्टर सम कर दें। क्या कर दें? वेक्टर सम। क्यों भाई? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। तो भैया पहली फोर्स कितनी है? आप एक काम करें ना, सबके आई आई वाले जोड़ दें। ये 3 है, 2 1 6 आई कैप। ठीक है, ये कितना है? प्लस का जी कैप, प्लस का जी कैप, 2 जी कैप, यहां पे माइनस का 3 जी कैप है, तो अल्टीमेटली माइनस का जी कैप बचा। ठीक है भाई, और ये तो हो गया आपका। अब ये के वाला है, ये प्लस का है, ये माइनस का, अल्टीमेटली बचेगा माइनस का के कैप, ये वाला बचेगा। ठीक है, फोर्स आ गया। डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये है, बीच वाले पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट को क्या लेना देना? स्टार्टिंग देखें, एंडिंग देखें। एंडिंग ये है, स्टार्टिंग वो है। भाई एंडिंग क्या है? एंडिंग है 2i कैप 2j कैप प्लस 0k कैप, और स्टार्टिंग कहां से थी? यहां से। ये नहीं था, ये तो मिड पॉइंट था। स्टार्टिंग कहां से थी? यहां से। i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। i को i से, j को j से, k को k से करें। भाई 2 में से 1 गया, ये बच गया i कैप। ठीक है, प्लस 3j कैप, और ये आपका माइनस का 2k कैप। चेक कर लेना भाई, सही है ना? ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये फोर्स आ गया नेट आपका। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स ऊपर से आप यहां पे रिप्लेस कर दें, ये 6i कैप। ठीक है, 6i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और आप डॉट कर दें, ये वर्क आ जाएगा 6 माइनस 3, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 6 में से 3 गए, 3 बचे, 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 जूल आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो फोर्स कितनी भी दे रखी हो, सबको ऐड करें एक साथ और डॉट कर दें डिस्प्लेसमेंट के साथ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल माइनस इनिशियल। इस तरह से अपन आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आप ट्राई करें। इसमें आपका जो वेक्टर का कुछ डॉट प्रोडक्ट का नॉलेज है वो चेक हो रहा है। कैसे? एक फोर्स दे दी, अल्फा यहां पे अननोन है, डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम 0,0,0, यहां पे लिख देता हूं 0,0,0 टू पॉइंट अल्फा 1। फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। भैया सॉल्व करें आसानी से। परपेंडिकुलर का मतलब
डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। आप पूछेंगे वाई, मैं बोलूंगा हाउ, सी हाउ। एफ डी cos 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? 0। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। आप डॉट प्रोडक्ट करें, 0 से इक्वेट करें और इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आंसर निकालें। क्या निकालें? आंसर। ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले फोर्स लिखा आपने, इसका यहां पे अपन सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। फोर्स लिखा, एफ वेक्टर किसके बराबर हो गया? अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 15 के कैप। अल्फा 2 माइनस 15 लिख दिया भाई। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? अल्फा अल्फा 1, इनिशियल है ही नहीं, 0,0,0, तो जो ये है वही होगा अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस के कैप। वर्क निकालना है, दोनों का डॉट कर दें। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस प्लस माइनस 15। ठीक है, ये अल्फा थोड़ा सही नहीं लिखा, इसको वापस लिख देता हूं मैं, 2 अल्फा। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहां पे स्ट्रेट अवे आपको लिखा हुआ है, तो इसको आप किसके बराबर कर दें? 0 के, तभी तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना आएगी। ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर क्या आएगा भैया? 5 प्लस का माइनस 3 अल्फा माइनस 15, 0। इसमें से अल्फा माइनस 3 और दूसरा बनेगा अल्फा प्लस 5। तो यहां से आपके अल्फा की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी अल्फा की 3 और दूसरी आएगी -5। तो इन दोनों वैल्यू के लिए, अल्फा की दोनों वैल्यू के लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या है? परपेंडिकुलर। तो आसानी से इस सवाल को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ अपन इसके टाइप देख लेते हैं कि भैया वर्क कितने टाइप का होता है। बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कैसे? ध्यान से देखना। अगर जो ये बेसिकली वर्क डन का आप फॉर्मूला देखें ना, वो कैसे निकलता है? एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, ये भैया फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये कॉस थीटा डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? कॉस थीटा, कि वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क नेगेटिव होगा या वर्क 0 होगा। जो थीटा है अपन 0 से 180 के बीच में लेते हैं। और कॉस की ये खास बात है कि 0 से 180 के बीच में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 90 पे 0 भी है। तो उसी से हम वर्क की तीनों टाइप्स को देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा अपन क्या देखेंगे? 0। पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा अपन क्या देखेंगे? 0। स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से। वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। अगर ये जो एंगल है ये 90 से कम है, ये 90 से कम है, तो उस केस में 100% फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आएगा। किसके डायरेक्शन में आएगा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आएगा। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ना आज कुछ करेगा ना कल कुछ करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रोकेगा तो नहीं। तो मदद कौन कर रहा है? एफ कॉस थीटा, उसी की डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब वर्क इसका क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल में कोसाइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, आपने धक्का लगाया इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेस हुआ इस डायरेक्शन में, वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव। आपने बॉल को छोड़ा नीचे, जैसे इस मार्कर को छोड़ा अपन ने नीचे, mg कहां लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? नीचे। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। सेम डायरेक्शन में हो रहा है, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क सिग्निफाइज क्या करता है कि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो फेवर कर रही है मोशन को, रिटार्ड नहीं कर रही, फेवर कर रही है, असलरेट करेगी। ठीक है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली, बताया आपको, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के एक्शन में वो फॉल कर रही है। ठीक है, आप कुछ पुश कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
नेगेटिव वर्क डन की बात करें, नेगेटिव वर्क डन में देखें कि एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए ताकि जो ये कंपोनेंट है पीछे की तरफ आ जाए। वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब नहीं है, हमको पीछे वाले कंपोनेंट से मतलब है। ये पीछे वाला कंपोनेंट इसको अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज। तो एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, 90 से ज्यादा। ऑब्ट्यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज। तो ये अगर ऑब्ट्यूज होगा तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो अपोज करेगी मोशन को। क्या करेगी, अपोज। वो सपोर्ट नहीं करेगी, इस केस में वो अपोज करने लग जाएगी, किसको, मोशन को। ठीक है। वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स, गाड़ी चल रही है, रोकनी है, आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट आगे, ब्रेक लगाया, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, ब्रेक लगाया, फ्रिक्शन पीछे, तब जाके आपकी गाड़ी रुकेगी। ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव व्हेन इट अपोजेस द मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होती है जब वो किसको अपोज करते हैं, मोशन को अपोज करते हैं। किसको अपोज करते हैं, मोशन को। तो पॉजिटिव में फेवर कर रहा है और नेगेटिव में क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपोज। पॉजिटिव नेगेटिव के बाद अपन आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन मतलब फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल 90 होगा। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल कितना होगा, 90, क्योंकि 90 पे cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा 90 हो तो वर्क डन 0, फोर्स 0 हो तो वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो भी वर्क डन 0, थीटा 90 वर्क डन 0। रट लो भाई, थीटा 90, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, उस फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, 0। एग्जाम्पल ले लो, आप स्टेशन पे जा रहे हो, कूली ने सामान सर पे उठा रखा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एमजी कहां लग रहा है, सामान का नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इधर, एमजी नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, एमजी के कारण वर्क कितना हो जाएगा, 0। उन बुक्स पे या उन सामानों पे नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो नॉर्मल के कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, 0। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 तो भी वर्क डन 0। इस पे इधर से F लगाया, इधर से F लगाया, नेट फोर्स कितना हो गया, 0, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है। पुशिंग द वॉल, भाई अपन तो दम लगा के इसको पुश करे जा रहे हैं, पुश करे जा रहे हैं, फोर्स आप लगाए जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। ठीक है। अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, टेंशन इधर लग रही है। किसी भी केस में देख लो, डिस्प्लेसमेंट के बीच में और तनाव के बीच में, टेंशन के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। ठीक है। अगर किसी थ्रेड से किसी ब्लॉक को आप बांध दें, है ना, धागे से किसी छोटे से पत्थर को, पेबल को बांध दें, घुमाएं, टेंशन कहां लगेगी, फोर्स कौन सी वाली, टेंशन वाली फोर्स कहां लगेगी, इधर, और उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, एंगल कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क कितना होगा, 0। तो बेसिकली वर्क के लिए हमें ये देखना है थीटा। क्या देखना है, थीटा। अगर फोर्स प्रेजेंट है, डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है और साथ ही साथ थीटा प्रेजेंट है, तो हमको ये देखना पड़ेगा थीटा कितना है, क्योंकि वही बताएगा स्केलर क्वांटिटी वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। ठीक है। ये हमने टाइप्स देखे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख के अपन फिर न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको आप याद रखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंसी, वर्क करता है नहीं करता है। भैया वर्क के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, एक टर्म है फोर्स, एक टर्म है डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये करेगा और नहीं कर रहे तो नहीं। भाई फोर्स इंडिपेंडेंट होता है रेफरेंस फ्रेम के, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम के, तो इसका मतलब वर्क डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो वर्क को क्या करना पड़ेगा, डिपेंड। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको डिपेंडेंसी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑन वर्क समझाता हूं। आपके पास में एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है, डी डिस्प्लेसमेंट कर रही, कितना कर रही है, डी। एक ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है बेसिकली, और एक बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है। दोनों बॉडी बिल्डर है और 2 kg का ब्लॉक अंदर रखा हुआ है। आपसे पूछे वर्क डन बाय नॉर्मल
इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए एंड इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी। दो ऑब्जर्वर है बी और ए, और दोनों के रेफरेंस में आपको वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है। भाई नॉर्मल कहां लग रहा है? ऊपर। अब आप बात करें ए की, ए रखा हुआ है बाहर रेस्ट पे। किस पे है? रेस्ट पे। ए के रेस्पेक्ट में नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, लिफ्ट ऊपर जाएगी। ए तो रेस्ट पे, यहां पे लिफ्ट ऊपर जाएगी। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वर्क डन बाय नॉर्मल, ए के केस में क्या हो गया? फोर्स, और उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एन इंटू डी। भाई एन की वैल्यू आपने एनालिसिस में कैलकुलेट करनी सीखी थी। अपन कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे, कंसेप्ट पे जा रहे हैं। नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, आ गया, जो भी होगा वैल्यू पुट कर देंगे। बी के रेस्पेक्ट में नॉर्मल तो ऊपर है बिल्कुल, बी के रेस्पेक्ट में भी जो अंदर है, पर क्या इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक ऊपर चल रहा है? नहीं भैया, आप लिफ्ट में हैं और आपके पास में अगर चुपचाप रखा हुआ ब्लॉक अपने आप ऊपर चलने लग जाए, हनुमान चालीसा का वक्त है। क्योंकि आप ध्यान से देखिए ना, बंदा यहां पे खड़ा है, ब्लॉक अपने आप थोड़ी ऊपर जाएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो इसके रिलेटिव इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। इसके रिलेटिव इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो अल्टीमेटली वर्क अलग अलग आ गया, ए के रेफरेंस फ्रेम में और बी के रेफरेंस फ्रेम में। इसका मतलब वर्क रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। कौन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा? वर्क डन। ठीक है, कुछ पॉइंट और देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं आगे। वर्क डन इज डिफाइंड फॉर इंटरवल। किसी ड्यूरेशन के लिए छोटे से छोटा भी हो डिफाइन होता है, पर देर इज नो टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क। इंस्टेंटेनियस वर्क नामक ना चीज पहले थी, ना अब है, ना आगे होगी। भाई फोटो खींच लो, बताओ वर्क डन कितना? 0 आंसर बोल दो आप। हम बता ही नहीं सकते, 0 भी क्यों बोलो, आप बता ही नहीं सकते फोटो से कि वर्क क्या होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वर्क नामक कोई चीज है ही नहीं। आपको वीडियो देखना पड़ेगा या आपको पूरा ड्यूरेशन पता करना पड़ेगा, तब जाके आप उसका वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब अगर बहुत सारी फोर्सेस, सेवरल फोर्सेस बॉडी पे लग रही है, एक फोर्स का वर्क डन दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा और दूसरे का वर्क डन पहले पे नहीं करेगा। सब अपना अपना वर्क डन अपने अपने हिसाब से करेंगे। कोई प्लस करेगा, कोई माइनस करेगा, कोई 0 करेगा, पर एक का वर्क डन दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। यह आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट जो आपका है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ना ही पाथ पे डिपेंड करेगा और ना ही टाइम पे। आगे प्रूव कर दूंगा मैं, एक बढ़िया न्यूमेरिकल लेके इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा कि कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, टाइम के इंडिपेंडेंट होता है। आप किसी हाइट h से मास m को ड्रॉप करें, सीधे कर दे, a पाथ के थ्रू ले जाए, b पाथ के थ्रू ले जाए या c पाथ के थ्रू ले जाए, आप किसी भी पाथ के थ्रू ले जाए, वर्क डन बाय mg कहां लग रहा है? नीचे। mg लग रहा है नीचे, तो उसको सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। चाहे आप पाथ ए से ले जाओ, बी से ले जाओ, सी से ले जाओ या यहीं से धक्का दे दो, तो mg के कारण जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट mg इंटू एच। क्या होगा? mg इंटू एच, mgh। चाहे पाथ ए से ले जाए, चाहे पाथ बी से ले जाए, चाहे पाथ सी से ले जाए, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh ही रहेगा। कितना रहेगा? mgh। एक एग्जांपल और लो, बॉल को फेंका, यहां पे आया, प्रोजेक्टाइल मोशन, 3 पॉइंट पे अपन ने इस पे फोटो ले ली, O A B। अब स्टार्ट करो, O से A गए, कहां से कहां गए? O से A। अपन ग्रेविटी के द्वारा वर्क निकालना चाह रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। mg कहां लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। कितना हुआ? h। O से A, mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, वर्क माइनस mgh, क्योंकि mg और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल है। कितने का एंगल है? 180 डिग्री। और A से गई B, कहां से गई B? A से B, mg कहां लग रहा है? नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? नीचे। तो A से B में mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्क हो जाएगा प्लस mgh। क्या हो जाएगा? प्लस mgh। और पूरे ड्यूरेशन की बात करें, यहां से यहां माइनस mgh प्लस mgh दोनों को ऐड कर दे, वर्क स्केलर क्वांटिटी है,
नेटवर्क कितना हो जाएगा 0, नेटवर्क कितना हो जाएगा आपका 0। तो माइनस mgs प्लस mgh और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। और हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ही कितना, O से B में 0, कितना 0, तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा 0। समझ में आया भैया, पॉजिटिव नेगेटिव और कांस्टेंट फोर्स के कारण अपन ने कुछ वर्क डन के पैरामीटर्स को देखा। अब अपन आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और पहला न्यूमेरिकल आपके सामने अपन लेते हैं। ये एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, आगे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, पीछे लग रहा है 8 न्यूटन का फोर्स। फॉर द गिवन ब्लॉक फाइंड आउट वर्क डन बाय द फॉलोइंग फोर्सेस F1 F2 नॉर्मल mg F नेट। कितने के लिए, पहले 10 सेकेंड ऑफ मोशन के लिए, वो फर्स्ट 10 सेकेंड ऑफ मोशन आपको पूरा का पूरा क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। पहले 10 सेकेंड के लिए सबसे पहले इस ब्लॉक का आप एक्सेलरेशन बताएं। एक्सेलरेशन कैसे बताते हैं, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास 12/2 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना भी जरूरी है 10 सेकेंड के लिए, तो S इज इक्वल टू ut 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, A कितना है 6 और टाइम कितना है भैया 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट आपका 300 मीटर। ठीक है, अब पहला F1 के कारण वर्क, पहला वर्क किसके कारण, F1 के कारण। F1 आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, भाई जो ज्यादा फोर्स पावरफुल है उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स F1 के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इंटू सीधे आप क्या करें डिस्प्लेसमेंट 300 यहां पे निकाला ना भाई अपन ने, 3 2 कितना आ गया 6100, ये जूल 6000 जूल आ गया आपका। सेकेंड F2 के कारण, F2 पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो माइनस आएगा, फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे। फोर्स कितना है 8 इंटू 3000, 300 नॉट 3000, 300 दे रखा है, 8 तुझे कितना हो जाएगा 2400 जूल। ठीक है, और किसके कारण पूछा था भैया, और एक पूछा था नॉर्मल के कारण। नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना 90, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल कितना 90, तो थर्ड नॉर्मल के कारण भी 0 आएगा और फोर्थ mg के कारण भी कितना आएगा 0। रीजन बीइंग एंगल 90 वर्क डन 0, एंगल 90 वर्क डन 0। और अगर आप लेते हैं नेट फोर्स के कारण वर्क डन, तो आप सबको जोड़ दें, आप इसको जोड़ दें, तो 6000 में से आप 2400 को सिंपली माइनस कर दें। क्या कर दें, माइनस, इसको माइनस कर देंगे, आपका नेट वर्क डन आ जाएगा। या फिर नेट फोर्स कितनी है 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, 20 माइनस 8 कितना हो गया 12 इंटू क्या कर दें डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन, आंसर विल बी द सेम 3600। आंसर क्या आएगा सेम, 12 3 कितना हो गया 3600, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 3600 आएगा, वही जूल आपका आंसर होगा। तो आप फोर्सेस को देखें कौन कौन सी लग रही हैं, एक्सेलरेशन निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें और इस तरह से करें अपन। ठीक है, अगला देखते हैं, ध्यान से सवाल को देखें, और चाहे अपन एनएलएम के सवाल को उठा के लेके आए, चाहे आगे इसको रोटेशनल मोशन में यूज करें, कंसेप्ट पे ध्यान दें। यहां पे एक लिफ्ट है जो नीचे की तरफ जा रही है, अपन ने एनएलएम में करे ऐसे 5-6 केसेस लिफ्ट के, इसमें mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। आपको क्या करना है, मास m इज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग मूविंग डाउनवर्ड्स फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट d। इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना, अगले ने बोला d डिस्प्लेसमेंट के लिए, भाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, d के लिए आपको वर्क कैलकुलेट करना है mg के कारण और टेंशन के कारण। किस किस के कारण, mg और टेंशन। सबसे पहले इसके आप FBD बना लें। FBD में भाई नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है t, और इसका एक्सेलरेशन कहां जा रहा है नीचे की तरफ, तो उसको क्या लिखेंगे, ले जाने वाला mg रोकने वाला t, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू ma,
mg/4। यहां से आप टेंशन कैलकुलेट करें, इसको इधर भेजें 3/4 mg। ठीक है, ये आ गया। अब आप सवाल पढ़ ले, mg के कारण डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालना है और टेंशन के कारण निकालना है। ठीक है, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो फर्स्ट केस में वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय mg हो जाएगा mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सवाल में डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है आपको? d इंटू cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 mgd। और दूसरा आपको वर्क डन बाय टेंशन पूछा है, टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस टीडी। क्या आएगा? माइनस टीडी। भैया यहां पे अपन ने माइनस टीडी क्यों लिखा? टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन? टेंशन की वैल्यू है 3/4 mg इंटू क्या है? डिस्प्लेसमेंट डी। तो आसानी से इस तरह से हम टेंशन के कारण भी वर्क निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के कारण, जो आपको दे रखा है डी, mg और t के कारण। ठीक है, अगले सवाल को देखें। अब इसमें अपन O1 O2 दो ऑब्जर्वर ले लेते हैं और उनके कारण अपन ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं। फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन टाइम t ऑन मास m, O1 और O2। भाई कंसेप्ट तो अभी देख ही लिया अपन ने टेंशन का कि क्या था क्या नहीं था, पर अब अपन ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। बात करें, स्टार्ट करते हैं अपन अंदर वाले ऑब्जर्वर से। ठीक है, अंदर वाले ऑब्जर्वर की बात करें आप, तो अंदर वाले ऑब्जर्वर O1 के रेस्पेक्ट में देखें। ठीक है, एफबीडी यहां बना लेते हैं। टेंशन T ऊपर, नीचे लगेगा mg, एक्सेलरेशन ऊपर है a, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 0। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूं। ले जाने वाला टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg प्लस a। ठीक है, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg प्लस a। और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लो, s इज इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा तो रहे हैं, पर आपको देखना पड़ेगा कि आप ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्योंकि जब आप ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। आप ताज होटल के लिफ्ट में है, वहां झूमर लटका हुआ है और आप लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहे हैं, तो जब आप झूमर को देखेंगे ना, क्या झूमर ऊपर नीचे जाएगा या आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा? अरे स्टेशनरी तो रहेगा ना वो झूमर, क्योंकि लिफ्ट पूरी ऊपर जा रही है, आप भी ऊपर जा रहे हो, तो आपके रेस्पेक्ट में वो झूमर रेस्ट पे रहना चाहिए। आपके रेस्पेक्ट में वो झूमर अगर ऊपर चल गया तो हनुमान चालीसा बोले। अंदर वाले के रेस्पेक्ट में ये झूमर किस पे रहेगा? रेस्ट पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? 0। तो इसका वर्क डन कितना होगा? 0। इसलिए बोला था रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेफरेंस फ्रेम पे। और O2 के रेस्पेक्ट में बात करें, किसके रेस्पेक्ट में बात करें? O2 के, तो इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। भाई टेंशन कितना है? टेंशन है mg प्लस a। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाफ a t स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा m/2 g प्लस a इंटू ए टी स्क्वायर। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इस तरह से हो जाएगा आपका और आसानी से निकाल लेंगे। पिछले सवाल से अपन ने टेंशन का कंसेप्ट सीख लिया था। यहां पे अपन रेफरेंस फ्रेम के थ्रू ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करते हुए खेल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें अपन फ्रिक्शन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपने एनएलएम में देखा था, फ्रिक्शन के कंसेप्ट को। ठीक है, ब्लॉक है, सिंपल है, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ ही रहा। एंगल पे लग रहा है 37 डिग्री पे, सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना वर्क डन करता है ये फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन फ्रिक्शन। अच्छा, टाइम पीरियड अलग अलग दे रखा है, पहले का दे रखा है 10 सेकेंड और दूसरे का कितना दे रखा है? 4। ठीक है, चलो उससे तो अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे भाई। अगर अपन 10 सेकेंड की बात करें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आप मान के चलें 0 है,
तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ए एक्सेलरेशन जो भी निकल रहा है, पहले आप टाइम रख दे कितना यहां पे 10 सेकेंड इसके लिए, फिर इसके लिए यहां पे आप कितना पुट करेंगे 4, यहां कितना लिखेंगे हाफ एक्सेलरेशन इनटू ये तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो गया। अब किस किस फोर्स के कारण निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स, इस फोर्स के कारण वर्क डन, और दूसरा निकालना है ग्रेविटी के कारण और फ्रिक्शन। भाई ग्रेविटी कहां लगेगी, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे। भैया ग्रेविटी का तो खेल ही खत्म, ग्रेविटी नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे, ग्रेविटी नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। हां फोर्स का एक कंपोनेंट जरूर वर्क करेगा 100 cos 37, ये तो साइन वाला होगा 100 sin 37, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं भाई, 90 डिग्री पे ये वाला वर्क करेगा 100 इंटू cos 37 4/5 520, ये हो गया 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। और बस आप डिस्प्लेसमेंट देख लें, 80 और डिस्प्लेसमेंट आपका आंसर आ जाएगा। फोर्स पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहां से पता लग जाएगा एक्सेलरेशन निकाल के। और फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी μ1, वो एफबीडी बना के अपन सॉल्व करके नॉर्मल की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू निकाल के अपन को फ्रिक्शन भी पता लग जाएगा, ठीक है भाई। देखिए एफबीडी बनाया, फोर्स लिया, एक कंपोनेंट आगे 80 न्यूटन, एक कंपोनेंट ऊपर 60 न्यूटन, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, फ्रिक्शन पीछे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल प्लस 60, n प्लस 60, नीचे क्या लग रहा है mg, तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू कितना था भैया पीछे सवाल में, म्यू था 0.5, 1/2 इंटू नॉर्मल 40, 2 से ये गया, कितना बचा 20, आगे लग रहा है 80, पीछे कितना लग रहा है 20, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास, यह आपका एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपको क्वेश्चन में यहां पे 10 और 4 दे रखा था, तो मैंने कहा था एक्सेलरेशन निकल जाए, भैया एक्सेलरेशन आ गया। अब आप एक काम करें, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पहले आप 10 पुट कर दे, फिर आप कितना पुट कर दे 4, 10 वाले से सॉल्व करेंगे, 2 से गया ये 3, 300, 2 से गया ये 3, 4 4 16, 16 3 48, ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब पहला फोर्स के कारण पूछा था, फोर्स का कंपोनेंट कितना है 80, तो 80 इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड वाला, कितने सेकंड वाला 10 सेकंड वाला, तो 80 इंटू 300 24,000 जूल। और दूसरा फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे 4 सेकंड बाय, है ना, तो 20 इंटू 48, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, -20 इंटू 48 -960 जूल। और mg के कारण अपन ने बता ही दिया भैया, एंगल कितना है 90, वर्क डन कितना हो जाएगा 0। एफबीडी बनाएं अच्छे से और सॉल्व करें, ठीक है, एनएलएम को अच्छे से अपन रिवाइज करें, तब ये सवाल आसानी से हो जाएगा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में अब अपन आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं ये, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए पेंसिल इन ड्रॉइंग अ कंप्लीट सर्कल of radius 1/pi meter on the surface by a pencil of negligible mass and normal pressing force, मतलब नॉर्मल की बात करी जा रही है 5 न्यूटन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। सवाल को पढ़ के उसके आइडिया पे, उसके कंसेप्ट पे जाया करें, ठीक है। जैसे आप जिसको पेंसिल अज्यूम कर लीजिए, एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, अज्यूम इट टू बी ए सर्कल। सर्कल जब आप बना रहे हैं तो कुछ फ्रिक्शन लगा होगा, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स आप ध्यान से सुनना, आप पूरे मोशन में आप जब चलेंगे ना, तो आप फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क होगा वो ऑपोजिट होगा। जैसे आप आगे लेके जाएंगे पेंसिल को, तो फ्रिक्शन बोलेगा ना, क्या बोलेगा ना, तो फ्रिक्शन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किसके, आपके मोशन के। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। कहां की तरफ, पीछे की तरफ। तो पूरे चक्कर में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया, 2πr। कितने का हो गया, 2πr, ठीक है। और आगे जब अपन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिक्शन के कारण डिस्प्लेसमेंट
जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको अपन कंसीडर करेंगे नॉन कंजर्वेटिव में। किस में कंसीडर करेंगे? नॉन कंजर्वेटिव में। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो अपना फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा? म्यू इंटू एन। कितना होगा? म्यू इंटू एन। और यहां पे म्यू की वैल्यू हमको पता है और नॉर्मल की वैल्यू हमको पता है। इसका मतलब हमें फ्रिक्शन की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है? फ्रिक्शन की। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? एफ आर। एफ आर क्या है आपका? फ्रिक्शनल फोर्स। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और कॉस 180, क्योंकि जब आप पेंसिल चलाएंगे तो उसको ऑपोजिशन मिलेगा। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 का हो जाएगा हर मोमेंट पे। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू एन। म्यू आपको 0.5 दे रखा, नॉर्मल 5 है, तो आपका ये 2.5 न्यूटन आ गया फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई आर। कितना है? 2 पाई आर। आर की वैल्यू है 1 बाय पाई। आर की वैल्यू है 1 बाय पाई। यहां से अपन इसमें पुट कर देते हैं। आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको निकालना है, वैल्यू पुट करें 2.5 इंटू 2 इंटू -1 कॉस 180 -1 -5 जूल आ जाएगा। ठीक है, सवाल को पढ़ के उसके कंसेप्ट पे ध्यान दें। ठीक है, और जल्दबाजी ना करें। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं यहां पर। और इस सवाल में अपन सूडो फोर्स को लेते हैं। किसको लेते हैं? सूडो फोर्स। आपने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में सूडो फोर्स खेला होगा। ठीक है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द फ्रेम, उसको अपन लेते हैं सूडो फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनना, सवाल पढ़ते हैं, आराम आराम से चलते हैं। देखना भाई, अ स्मूथ ब्लॉक एम मास का, भाई इस पे लिख देते हैं मास एम। ठीक है, मूव्स अब ऊपर की तरफ जाता है, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वेज, विच इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट। बहुत बढ़िया, ए नॉट का एक्सेलरेशन है कहां की तरफ? इस डायरेक्शन में। फाइंड वर्क डन बाय द सूडो फोर्स मेजर्ड बाय द पर्सन सिटिंग एट द टॉप। मतलब आपको फ्रेम पे बैठे रहे और आप फ्रेम पे बैठेंगे तो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गए, और एक्सेलरेटेड फ्रेम को नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? सूडो फोर्स की। किसकी रिक्वायरमेंट है? सूडो फोर्स की। m इंटू ए नॉट। अपन को सूडो फोर्स लगाना है। क्या लगाना है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहां लगता है? जिस डायरेक्शन में फ्रेम चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में m इंटू ए नॉट। m इंटू ए नॉट पीछे की तरफ लगेगा, m इंटू ए नॉट। ठीक है, यहां से यहां तक लगा। अब जब ये बॉटम है, बॉटम से टॉप तक जाने में फोर्स की डायरेक्शन में, आप ध्यान से सुने वर्ड, फोर्स की डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अच्छा, फोर्स कहां लग रही है? सूडो फोर्स। फ्रेम इधर जा रहा है, सूडो फोर्स इधर। फ्रेम इधर जा रहा है, सूडो फोर्स इधर। सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसको मैं -x कहूं तो -x की डायरेक्शन में बॉटम से टॉप तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? L। कितने का हुआ? L। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन में सूडो फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क कितना होगा सूडो फोर्स की डायरेक्शन में? m a नॉट इंटू एल। कितना होगा? m a नॉट इंटू एल। सूडो फोर्स इधर लग रही है, सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास कितना माना आपने? m। क्वेश्चन में दे रखा है, तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय सूडो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है? एम ए नॉट वाला। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस डायरेक्शन में? एल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? एम ए नॉट इंटू एल। कितना हो जाएगा? एम ए नॉट इंटू एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एफबीडी थोड़ा ढंग से बनाना है इसका। ठीक है, और इफ द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, बड़ा बेसिक, बड़ा फंडामेंटल सवाल है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको साफ साफ 2 बार दर्शाया गया है कि फ्रिक्शन है। पहला तो लिखा हुआ है डज नॉट स्लाइड, कि ये ब्लॉक स्लाइड ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? नीचे तो लगेगा mg sin थीटा, यहां पे अल्फा है, mg sin अल्फा, तो पीछे 100% कोई तो फोर्स होगी जो इसको रोकने का प्रयास कर रही होगी। ठीक है, इसका मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और उसने खुद ने भी पूछ लिया फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन टाइम t। सवाल देखना,
एक लिफ्ट है, लिफ्ट में इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक रखा हुआ है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ब्लॉक भी कहां जाएगा? ऊपर। अब आपको किसी भी फोर्स के कारण अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले एक तो फोर्स निकालना है और दूसरा आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल लेते हैं। एस किसके बराबर हो जाएगा? v इंटू टी, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। यहां पे जो ये v दे रखा है ये कांस्टेंट है। अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? v इंटू टी। बहुत बढ़िया, डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग गया। अब अपन को सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लगानी है। आप बोलेंगे म्यू इंटू एन, ठीक है, पर आपको क्वेश्चन में देखिए कहीं पे म्यू दे रखा है क्या? नहीं। तो आपको फर्स्ट लाइन जो दे रखी है, डज नॉट स्लाइड इफ द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, इस लाइन से आपको एफ आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमको सवाल को थोड़ा सा एफबीडी बना के सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बना के सॉल्व करना पड़ेगा? एफबीडी। देखिए इधर, ये भैया अपना इंक्लाइन प्लेन था, ब्लॉक पे लगेगा एक तो नॉर्मल, इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस 90 डिग्री पे। ब्लॉक पे नीचे लगेगा mg, mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा mg साइन अल्फा, दूसरा क्या होगा? mg कॉस अल्फा। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू mg कॉस अल्फा के बराबर। अच्छा, ब्लॉक रेस्ट पे है या मोशन पे है? रेस्ट पे, मतलब फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना रिक्वायर्ड है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसको बैलेंस करेगा? एफ आर फोर्स। एफ आर फोर्स किसको बैलेंस करेगा? नीचे वाले को। ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स को बैलेंस करेगी। एफ आर किसके बराबर हो जाएगा? एम जी साइन अल्फा के। एफ आर बैलेंस कर रहा है, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो जो फोर्स ऊपर लगेगी उतनी ही फोर्स नीचे लगेगी। तो एफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम जी साइन अल्फा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। फोर्स पता लग गया, डिस्प्लेसमेंट पता लग गया। अरे एंगल भी तो पता करना है, क्योंकि वर्क डन जब आप निकालोगे तो वर्क डन क्या लिखोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल तो पता करना जरूरी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले एंगल निकालते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अल्फा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अल्फा, ये ट्रांसवर्सल है ना। ये अल्फा, ये टोटल एंगल कितना होगा? 90। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा का। तो भैया आपका सवाल खत्म हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? एफ आर इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा। व्हाट इज कॉस 90 माइनस अल्फा? कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। एफ आर की वैल्यू पुट करें, एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर है एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा। डिस्प्लेसमेंट कितना है? वी इंटू टी, ठीक है। और ये टी थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं। और ये है कॉस 90 माइनस अल्फा, दैट इज साइन अल्फा, ठीक है। एम जी वी टी साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा? एम जी वी टी साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर, साइन साइन दो बार है तो साइन स्क्वायर अपन ने अल्फा बोल दिया, ठीक है। एफबीडी बनाए और एंगल निकाल लें आप। तो एफबीडी बनाने के बाद एंगल निकाल लें, फोर्स निकाल लें, डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, वर्क खत्म। क्या खत्म? वर्क खत्म। और लैंग्वेज ढंग से पढ़े, ठीक है ना। बढ़िया सवाल है, रफ में जरूर से ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ा फंडामेंटल सवाल है और आपको बोला था पहले कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, मैंने बोला था पाथ पे और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। शुरू के 20वें मिनट में के आसपास अपन ने इसको बोला था। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वही सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में दे रखा है, ध्यान से पढ़ें। एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m दे रखा है, उसको यहां से यहां पे अपन ऐसे 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 करके टॉप मोस्ट सरफेस पे लेके जा रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है सरफेस अपनी अनइवन है। क्या है? अनइवन। अनइवन सरफेस है। पूरा सवाल पढ़ देता हूं। अ बॉडी ऑफ मास m स्लोली मूव्ड अप on a rough hill by force F and which each point is directed along the tangent to the hill। भाई टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन पे ले जाया जा रहा है। यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, हर पॉइंट पे। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको जो दे रखा है F,
इसके कारण। अब जब आप, और ये शायद रफ दे रखा है आपको, देखिए कहीं पे बॉडी स्लोली मूव्ड अप ऑन द रफ हिल, यहां पे रफ दे रखा है। अब रफ दे रखा है, इसका मतलब जब आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, एक तो mg के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और एक आपको किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, फ्रिक्शन। किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, फ्रिक्शन। और सवाल पूछ क्या रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स इंडिपेंडेंट है ट्रेजेक्ट्री के, डिपेंड x पे कर रहा है, डिपेंड h पे कर रहा है, डिपेंड्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से देखना। वर्क डन बाय फोर्स F, यहां लिख देते हैं ना, वर्क डन बाय फोर्स F विल बी वर्क डन अगेंस्ट एक तो होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, प्लस दूसरा जो वर्क करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो आपको नीचे से ऊपर ले जाते वक्त दो चीजों में वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट में और दूसरा ग्रेविटी के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ठीक है, हम एक काम करते हैं, छोटा सा कोई एलिमेंट ले लेते हैं यहां पे, उस एलिमेंट को, जैसे यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उसको जूम कर लिया। क्या कर लिया, जूम। एक छोटा सा एलिमेंट लिया क्योंकि अनइवन सरफेस है, और उसको अपन जूम कर लेते हैं। छोटा सा एलिमेंट, एंगल कितना मान ले, थीटा ले लो, अल्फा ले लो। यहां पे ब्लॉक है मास m का, ऊपर लग रहा है F, नीचे दो फोर्सेस लगेगी, इसको हटा रहा हूं। एक तो क्या लगेगा, mg साइन थीटा, और दूसरा क्या लगेगा, फ्रिक्शन। क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू mg cos थीटा। ठीक है, x डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, x, तो ये कितना हो जाएगा, dx, और ये यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, इसको हटाना पड़ेगा वापस से, ये हो जाएगी dh। फ्रिक्शन की वैल्यू अपन याद रख ले, म्यू mg cos थीटा। छोटे छोटे सा एलिमेंट ले लिया। अब जो वर्क होगा, ठीक है, वो होगा mg sin थीटा, और यहां से यहां तक की दूरी को आप क्या मान ले, यहां से यहां तक की दूरी को ds। क्या मान ले, ds। ये अपन ने एक छोटा सा एलिमेंट का FBD बनाया, अगले पेज पे आपको दिखाता हूं इसकी प्रॉपर FBD। वही अपन ने जो FBD बनाई, वो छोटा सा जो एलिमेंट, यहां पे अपन ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था ना, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, उसको मैं यहां पे शो कर रहा हूं। ठीक है, बड़ा, ताकि आपको दिख जाए, विजुअलाइज हो जाए। ये एलिमेंट dx माना था, ये कितना माना था, dh। ये लग रहा है फोर्स F, पीछे एक तो लगेगा mg sin थीटा, और दूसरा क्या लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, तो जो आपको वर्क करना था, कुछ तो करना था ग्रेविटी के अगेंस्ट में, और कुछ किसके अगेंस्ट में करना था, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। और आप यहां से यहां तक के एलिमेंट को, इस वाले को, ये पूरी यहां से यहां तक की हाइट को अपन ने ds मान लिया। क्या मान लिया, ds। अब इस ट्राइंगल में एक बार साइन थीटा निकाल लें और एक बार कॉस थीटा निकाल लें, कहीं रिक्वायरमेंट हो तो पुट कर देंगे। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर dh अपॉन ds, dh बाय ds, और कॉस थीटा बेस अपॉन ये आएगा, बेस कितना है, dx, तो dx अपॉन ds। कहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पे पुट कर देंगे। अब ब्लॉक जब ऊपर लेके जा रहे हो, mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। तो जो फोर्स के कारण वर्क है, कुछ तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में है और कुछ किसके अगेंस्ट में है, फ्रिक्शन। तो एक बार तो अपन ग्रेविटी वाला निकाल लेते हैं और एक बार अपन निकाल लेते हैं फ्रिक्शन वाला। ग्रेविटी का वर्क है, छोटा सा एलिमेंट है, mg sin थीटा ds। ठीक है, अच्छा mg sin थीटा नीचे लग रहा है, ds ऊपर लग रहा है, माइनस मत लगाना, क्योंकि यहां वर्ड पड़े अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना है। ठीक है ना, ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, mg sin थीटा s 180 डिग्री है माइनस वाला, पर उसके अगेंस्ट में करना है, इसलिए अपन ने आगे पॉजिटिव साइन लिया है, अगेंस्ट। इंटीग्रेशन mg sin थीटा इंटू ds, यहां से देखें ds को इस तरफ भेजें तो dh की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ds साइन थीटा। कितनी आ जाएगी, ds साइन थीटा। तो कहीं पे आपको ds साइन थीटा लिखा हुआ मिले, ds साइन थीटा, उस ds साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dh। क्या लिख सकते हैं, dh। तो यहां पे अपन ने लिख दिया dh।
और पूरे डायग्राम की बात करें तो पूरे डायग्राम की हाइट कितनी है h, तो dh 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 छोटे छोटे एलिमेंट लोगे तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी h, तो वो किसके बराबर आ गया mgh। अब आप फ्रिक्शन के लिए लेते हैं, फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इंटू ds, और कहीं पे आपको ds cos थीटा यहां लिख देते हैं ds cos थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा dx के, तो अपन उसकी जगह सिंपली क्या लिख देंगे ds cos थीटा की जगह ये जो यहां पे आया हुआ है dx, क्या पुट कर देंगे dx, और dx पिछले वाले डायग्राम में हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल पूरी दूरी कितनी ली थी x, क्या ली थी x, तो म्यू mg x। तो बेसिकली आपका ग्रेविटी वाला वर्क था वो वर्टिकल हाइट पे ही डिपेंड कर रहा है और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल। तो याद रखें फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करता है, और ग्रेविटी नीचे लग रही है mgh इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर पाथ टेकन, किसी भी पाथ पे वो जा रहा है mg सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी इस पे। आप सरफेस देखें ना अपन ने कैसी अनइवन ट्रेजेक्ट्री, कैसा भी बनाया हो अपन ने पाथ, कैसा भी बनाया हो, वो सिर्फ और सिर्फ mg नीचे डिपेंड कर रहा है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगले सवाल को इसी प्रोसेस के थॉट प्रोसेस से अपन करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाया है, सवाल चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी अपन ने। वर्क डन इन ड्रैगिंग ए ब्लॉक अलोंग ए स्पेरिकल सरफेस। अब आप सरफेस पे डिपेंड मत करो, किस पे डिपेंड मत करो, सरफेस पे। सरफेस कैसी भी हो सकती है। फिगर शोज अ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस, रेडियस r, अ पर्सन पुल्स अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m स्लोली बाय ए स्ट्रिंग अलोंग द रफ सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप। ये है स्टार्टिंग और यहां तक लेके जाना है एंडिंग, टॉप। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, फाइंड वर्क डन बाय द मैन। वर्क डन बाय द मैन विल बी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। नॉट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक अगर आप एफबीडी बनाते हो, इसकी रेडियस कितनी है r, mg कहां लगेगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है ऊपर, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कितना हुआ r। mg को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है और फ्रिक्शन को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी तो डिस्प्लेसमेंट r हुआ, तो फ्रिक्शन और mg दोनों का डिस्प्लेसमेंट r हुआ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी म्यू mg इनटू डिस्टेंस कितना चला r, अगेंस्ट है इसलिए माइनस नहीं लगा रहा हूं, फिर अगेंस्ट है इसलिए माइनस नहीं लगा रहा हूं, और वर्क डन ग्रेविटी का कितना हो जाएगा mg इंटू r, और दोनों को आप ऐड कर दें। इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक स्लोली फ्रॉम दिस, ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में fr। ग्रेविटी वाला कितना निकाला था mgr, पुट कर दिया। फ्रिक्शन वाला क्या निकाला था म्यू mgr, पुट कर दिया। म्यू प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, और थोड़ा हटा दूं मैं इसको ताकि आपको दिख जाए प्रॉपर राइटिंग में, म्यू प्लस 1 mgr। तो अपन ने पिछले कंसेप्ट को यूज करा इसमें, यहां से पूरा अपन ने डील कर लिया था और इस सवाल में अपन ने उसको कॉपीराइट कर दिया। ठीक है।